मैं बाजार सामान लेने के लिए कुछ दूर पहुंची थी कि तभी मैंने देखा कि सामान लाने वाली लिस्ट तो मैं घर पर ही भूल आई हूँ। अभी मैं कुछ ही दूर निकली थी, इसीलिए सोचा कि वापस जाकर लिस्ट ले लेती हूँ। घर पहुंचकर मैंने 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन भाभी ने दरवाज़ा खोला ही नहीं। मैं हैरत में पड़ गई कि अभी कुछ देर पहले ही तो मैं घर से निकली हूँ और इतनी जल्दी भाभी आखिर किस काम में बिजी हो गई कि उन्हें दरवाज़ा बजने की आवाज़ भी बिल्कुल नहीं आ रही थी। भाभी के कमरे में खिड़की लगी हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वहाँ से जाकर देखती हूँ। जब मैं उनकी खिड़की के पास पहुँची, तो खिड़की हल्की-सी खुली हुई थी, लेकिन क्योंकि वो थोड़ी ऊँचाई पर थी, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था। जब मैंने थोड़ा-सा उचक कर ऊपर की तरफ देखा, तो मैं हैरान रह गई। भाभी के बेड के ऊपर वाले हिस्से में मुझे हलचल होती नज़र आ रही थी। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि भूकंप आया हो और इसीलिए वो ऐसे हिल रहा हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने पास ही पड़े हुए 2-4 ईंटों को उठाकर एक के ऊपर एक रखा और उनके ऊपर खड़े होकर जैसे ही मैं उनके कमरे में झाँकने की कोशिश करने लगी कि तभी मुझे उनके कमरे से किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी थी, जिसने भाभी से कहा कि आज की ये पहली किस्त है, लेकिन अभी तो बहुत सारी किस्तें बाकी है। इतना सुनने के बाद मैंने जैसे ही अंदर का नज़ारा देखा, तो मेरे तो होश उड़ चुके थे, क्योंकि वहाँ पर तो मेरी भाभी पूरी तरह से आज मैं तकरीबन 4 साल के बाद घर लौट कर जा रही हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही है, जिसे मैं शब्दों में बयाँ नहीं कर सकती। मेरा नाम महिमा है, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी और 2 महीनों की छुट्टियों के बाद मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद मुझे मेरी नौकरी मिल जाएगी। मैंने घर पर भैया-भाभी को ये नहीं बताया था कि मैं घर वापस लौट कर आ रही हूँ। मेरे घर में मेरे बड़े भैया और भाभी रहते हैं। मेरे माँ-बाप का देहांत कुछ साल पहले हो चुका था। मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर में चली गई थी, जहाँ पर मेरा कॉलेज में प्लेसमेंट हो गया था। भैया-भाभी की अभी तक कोई औलाद नहीं हुई है। माँ-बाप के जाने के बाद से हम तीनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। हमारा छोटा-सा फैमिली बिज़नेस है, उसको ही भैया काफ़ी अच्छे से सँभाल रहे हैं। हमारे पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखे मैं और भैया ही हैं। मुझे भी बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था और मैं बहुत होशियार भी थी। पहले तो मेरा पढ़ने में कुछ खास मन नहीं लगता था, लेकिन फिर भैया ने मुझे समझाया कि पढ़ाई हर इंसान के लिए कितनी ज़रूरी है, तो मैंने भी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया और फिर तो मैं आगे ही बढ़ती चली गई। हालाँकि पापा के देहांत के बाद भैया को फैमिली बिज़नेस को आगे बढ़ाने में शुरुआत में बहुत दिक्कतें आ रही थीं, क्योंकि एकदम से उन पर सारी ज़िम्मेदारियाँ पड़ गई थीं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो सारी चीज़ों को कैसे सँभालें। इसीलिए घर के खर्चों को उठा पाना और मेरी पढ़ाई के खर्चों को पूरा कर पाना भी भैया के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन भैया ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने दिन-रात एक करके इतनी मेहनत की कि हमारा फैमिली बिज़नेस काफ़ी अच्छा चलने लगा और इसीलिए भैया ने मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। मेरे पापा मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे और भैया ने भी उनके इसी सपने को पूरा करना चाहा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत महंगी होती है, इस कारण से भैया ने दिन रात मेहनत करके मेरे लिए ढेर सारा पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, ताकि मेरी पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई रुकावट ना आने दे। और फिर मेरा एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया था। आज मेरे भाई की बदौलत ही मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट कर पाई हूँ और अब मेरा भी सपना है कि जैसे ही मुझे नौकरी मिलती है, मैं अपने भाई को पूरी तरह से सपोर्ट करूँगी और उन्हें जहाँ कहीं भी मेरी ज़रूरत होगी, मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रहूँगी। यही सब सोचते-सोचते न जाने कब मैं अपने शहर पहुँच गई, मुझे पता ही नहीं चला था। मैंने अपने घर तक की सीधी टैक्सी बुक कर ली और उसके बाद जैसे ही मैं घर के सामने पहुँची, तो अपने आप ही मेरी आँखें नम हो चुकी थीं। इतने सालों में मैं अपने घरवालों से मुश्किल से 2 या 3 बार ही मिली हूँ, वो भी सिर्फ़ 1-2 दिन के लिए। इस ज़िंदगी की भाग-दौड़ ने मुझसे इस शहर को बहुत दूर कर दिया था और अपने ही घर में मैं मेहमान सी बनकर रह गई थी। लेकिन अब जाकर कहीं वो दिन आया है, जब मैं अपने ही घर में फिर से वापस लौट आई हूँ और फिर से अपने बचपन की यादों को दोबारा जी सकती हूँ। मैं तुरंत ही दौड़ के दरवाज़े पर पहुँची। थोड़ी ही देर में मेरी भाभी पायल ने दरवाज़ा खोला। वो मुझे देखते ही हैरान रह गईं। कुछ पल के लिए तो वो जैसे एक जगह पर जम गईं
मैंने तुरंत ही उन्हें गले से लगा लिया। उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उनके सामने खड़ी हूँ। वो मुझे देखते ही तुरंत रोने लगी और फिर उन्होंने मेरे भैया सचिन को आवाज़ देकर बुलाया। वो दोनों लोग तो मुझे देखकर खुशी से झूम उठे थे। मैं भैया और भाभी के गले लग गई। हम तो खुशी से हंस भी रहे थे और हमारी आंखों में आंसू भी आ रहे थे। वो दोनों एक साथ मुझसे पूछने लगे कि आखिर मैं अचानक से यहाँ कैसे आ गई। तो मैंने तुरंत ही उनसे कहा कि कैसा लगा मेरा सरप्राइज़। पहले मैंने सोचा कि मैं आप दोनों को बता देती हूँ कि मैं आ रही हूँ, लेकिन अगर मैं बता देती तो आप दोनों के चेहरे पर ये खुशी कैसे देखती। पायल भाभी कहने लगी, अरे पागल, अगर तू पहले बता देती तो मैं तेरी फेवरेट चीज़ें बनाकर रखती। मैंने कहा, कोई बात नहीं भाभी, अब तो मैं कुछ महीनों तक यहीं रहने वाली हूँ, तो आप मुझे हर रोज़ मेरी कोई न कोई फेवरेट चीज़ बनाकर आराम से खिलाती रहना। इतना कहते हुए मैं आराम से सोफे पर बैठ गई। तभी भाभी मुझसे कहने लगी कि तुम यहीं पर रहने वाली हो का क्या मतलब। मुझे ना जाने क्यों ऐसा लगा कि उनके चेहरे पर जैसे कुछ परेशानी सी झलक आई हो। मैंने उनसे कहा कि वो दरअसल मेरी 2 महीने की छुट्टियां हुई हैं और उसके बाद मेरा ज़्यादा चांस है कि यहीं किसी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाएगा। पहले तो कुछ महीने की ट्रेनिंग होगी और फिर उसके बाद मेरी जॉब परमानेंट हो जाएगी। तो भाभी कहने लगी कि लेकिन तब तो तुम यहाँ से चली जाओगी। मैंने भाभी से कहा कि अरे नहीं भाभी, मेरी नौकरी मुझे लग रहा है कि इसी शहर में लग जाएगी, क्योंकि यहाँ भी एक से एक बेहतरीन कंपनियाँ हैं। मेरी ये बात सुनकर भैया खुश हो गए। कहने लगे, फिर तो मेरी बहन को बहुत अच्छी तनख्वाह भी मिलने लगेगी। मैंने कहा, हाँ भैया, तनख्वाह तो मुझे वाकई बहुत अच्छी मिलने लगेगी, लेकिन अभी जब तक मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक मुझे आधी सैलरी ही मिलेगी, और जब मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब मेरी सैलरी मुझे पूरी मिलेगी। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अब मैं आपके साथ आपका हाथ बटाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, और फिर आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपके साथ घर की जिम्मेदारियों में कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगी। इसके बाद मैं फ्रेश होने के लिए चली गई। हम सब बहुत खुश थे। हमने साथ में बैठकर खाना खाया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बार-बार ऐसा लग रहा था कि जैसे पायल भाभी कुछ टेंशन में हैं। मैंने उनसे पूछा भी कि क्या कोई बात है भाभी, जिसे लेकर आप परेशान हैं? तो वो कहने लगी कि अरे नहीं, कोई बात नहीं है। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे तो बिना बात छोटी-छोटी टेंशन लेने की आदत है। मैंने हंसते हुए कहा कि हाँ, सो तो है। आप तो ऐसी बेकार चीज़ों की टेंशन ले लेती हैं, जिनके बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। इसके बाद हम अपने-अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। अगले दिन सुबह-सुबह मैं तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो देखा कि भैया काम पर जा चुके थे। पायल भाभी मुझसे कहने लगी, महिमा, क्या तुम कहीं जा रही हो? मैंने उनसे कहा, हाँ भाभी, अपनी जॉब की जॉइनिंग से पहले मुझे कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को रेडी करवाना है, और आप तो जानती ही हैं कि आजकल सरकारी दफ्तरों के क्या हाल हो रखे हैं। जब तक वहाँ पर 10 चक्कर नहीं लगाऊंगी तब तक तो वो लोग टाइम पर कागज़ों को तैयार करके नहीं देंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी से ही अपने डॉक्यूमेंट के लिए चक्कर लगाना शुरू कर देती हूँ। वरना अगर एंड टाइम के लिए मैं बैठी रही और उन लोगों ने अगर डॉक्यूमेंट समय पर रेडी नहीं किए, तो कहीं ऐसा ना हो कि अच्छी खासी नौकरी मेरे हाथ से चली जाए। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आज ही से जाकर सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर देती हूँ, और फिर उनके लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी उनका भी इंतज़ाम मैं अभी से करने लगूंगी। भाभी कहने लगी, फिर तो तुम्हें वहाँ पर बहुत समय लग जाएगा। मैंने कहा, वो तो है, क्योंकि आपको तो पता है कि इन सब जगह पर बहुत भीड़ होती है, और फिर जो बाबू बैठे होते हैं वो भी तो जल्दी सुनते नहीं। भाभी ने मुझसे कहा, तो फिर तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हारे लिए लंच पैक कर देती हूँ। कहीं तुम्हें आते आते शाम हो गई तो तुम तो भूखी ही रह जाओगी। मैंने भाभी से कहा कि अरे आप फिक्र मत करिए, मैं बाहर से कुछ खा लूँगी। इतना कहकर मैं घर से निकल गई, और फिर जिस ऑफिस में मुझे अपने कागज़ों को तैयार करवाना था, वहाँ पर जाकर मैंने सभी कागज़ों के लिए अप्लाई कर दिया। खुशी की बात ये थी कि उस दिन मेरे सारे काम बहुत जल्दी ही निपट गए, इसलिए मैं जल्दी ही घर पहुँच गई थी। जब मैं घर पहुँची तो दरवाज़ा कई बार खटखटाने के बावजूद भी पायल भाभी ने दरवाज़ा खोला ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भाभी दरवाज़ा खोल क्यों नहीं रही हैं। फिर मैंने अपना मोबाइल निकाला, सोचा भाभी को कॉल लगाती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गहरी नींद में सो गई हों। लेकिन जैसे ही मैंने अपना मोबाइल पर्स से बाहर निकाला, तब मैंने देखा कि मेरा फ़ोन तो स्विच ऑफ हो चुका था।
मैं उसे रात में चार्ज करना ही भूल गई थी। अब तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए मेरे घर के पास बने हुए पार्क में मैं कुछ देर के लिए समय बिताने चली गई। मैंने सोचा कि हो सकता है अगर पायल भाभी सो रही होंगी तो थोड़ी देर के बाद वो जाग जाएं। इसलिए थोड़ी देर के बाद मैं आकर दरवाज़ा खटखटाऊंगी। तकरीबन 1 घंटे तक उस पार्क में अपना समय बिताने के बाद मैं जैसे ही अपने घर के सामने के मोड़ पर पहुंची कि तभी वहां से मैंने किसी को बाहर निकलकर मोटरसाइकिल पर बैठते हुए देखा। लेकिन वो कौन था, उसका चेहरा कैसा दिखता था, ये सब मैं नहीं देख पाई। मैं तुरंत ही दौड़कर घर पहुंची और मैंने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तभी भाभी ने दरवाज़ा खोला। लेकिन मुझे सामने खड़ा हुआ देखकर भाभी के चेहरे की तो जैसे हवाइयाँ ही उड़ गईं। वो मुझसे कहने लगी, महिमा, तुम तो बहुत जल्दी आ गई। तुमने तो कहा था कि तुम्हें शाम हो जाएगी। मैंने भाभी से कहा कि मैं तो 1 घंटा पहले ही आ गई थी, लेकिन मैं बाहर दरवाज़ा बजा बजा कर थक चुकी थी। पर आपने तो दरवाज़ा ही नहीं खोला और मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी, जिस वजह से मैं आपको कॉल भी नहीं कर पाई। इसलिए मैं बगल वाले पार्क में अपना कुछ समय बिताकर आई हूँ। मुझे लगा कि आप तो सो रही होगी। 1 घंटे के बाद जब आप उठ जाएंगी तब घर वापस मैं लौट जाऊंगी। लेकिन जब मैं अभी घर आई तो मैंने देखा कि आप तो जाग रही थीं और अभी मैंने घर से बाहर किसी को निकलते हुए देखा। वो कौन था भाभी? मेरी इस बात से भाभी अचानक से घबरा गईं और वो मुझसे नज़रें चुराने लगीं। वो घर का सारा सामान इधर-उधर सही से रखने लगीं। मैंने उनसे कहा, भाभी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? इस पर भाभी मुझसे कहने लगी कि वो हमारे एक दूर के रिश्तेदार थे, जो यहाँ पर अपने किसी काम से आए हुए थे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि वो कुछ देर के लिए तुम्हारे भैया से भी मिल लेते हैं। मैंने भाभी से कहा, लेकिन भैया तो अभी घर पर है नहीं, वो तो शाम को आएंगे। तो फिर वो इतनी जल्दी क्यों चले गए? उन्हें शाम तक रुकना चाहिए था और भैया से मिलकर ही जाते। इस पर भाभी कहने लगी कि उन्हें तो ये बात नहीं पता थी कि तुम्हारे भैया शाम को आएंगे। इसीलिए कुछ देर बैठकर फिर वो यहाँ से चले गए, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं था। उन्हें अपने घर भी वापस जाना था। मैंने जैसे ही अगला सवाल भाभी से पूछने के लिए अपना मुंह खोला तो भाभी मुझसे कहने लगी, महिमा, तुम कितने सवाल पूछती हो? ऐसा लगता है कि तुम इंजीनियर नहीं हो बल्कि तुम पुलिस वाली बन गई हो। जब से घर में घुसी हो तब से एक के बाद एक सवाल करती ही चली जा रही हो। कम से कम चैन की सांस तो ले लो। और इतनी पूछताछ तुम मुझसे क्यों कर रही हो? अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे वो डॉक्यूमेंट वाला काम हुआ या नहीं? मैंने कहा, हाँ भाभी, मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर दिया है और उन्होंने मुझे 2 हफ्ते के बाद वेरिफिकेशन के लिए फिर से बुलाया है। फिर भाभी मुझसे कहने लगी, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। भाभी खाना लेने के लिए चली गई, लेकिन मुझे ना जाने क्यों बहुत अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे भाभी किसी बात से घबराई हुई हैं। लेकिन आखिर वो कौन सी बात है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और वो रिश्तेदार कौन था? फिर मैंने सोचा कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। मैं इतने सालों से यहाँ रह ही नहीं रही, तो मैं तो बहुत से अपने रिश्तेदारों को ठीक से जानती भी नहीं। सब कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे अब ठीक हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ऐसा था जो बार-बार मन में खटक रहा था, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिन बाद दोपहर के समय मैं जैसे ही सोने वाली थी, तभी भाभी मेरे पास अचानक से आईं और कहने लगी, महिमा, ये सामान की लिस्ट है और तुम अभी जाकर बाजार से ये सारा सामान ले आओ। मैंने भाभी से वो लिस्ट ली। वो लिस्ट बहुत लंबी थी। मैंने उनसे कहा, इतना सारा सामान मंगाना है आपको? भाभी कहने लगी, हाँ, ये सारा सामान खत्म हो गया है, इसीलिए मैं एक साथ ही मंगा ले रही हूँ। मैंने भाभी से कहा, बाहर देखो ना, कितनी तेज़ धूप है और फिर मुझे बहुत तेज़ नींद भी आ रही है, इसलिए मैं अभी नहीं जाऊँगी, लेकिन शाम को मैं सारा सामान आपको लाकर दे दूँगी। भाभी मुझसे कहने लगी, नहीं, तुम्हें मुझे ये सामान अभी लाकर देना होगा, शाम को नहीं। मैंने उनसे कहा, लेकिन अभी तो वैसे भी आप कुछ भी नहीं बनाने वाली हैं, तो फिर आप मुझसे अभी जाने की जिद क्यों कर रही हैं? भाभी कहने लगी कि चुपचाप मेरी बात सुनो और अभी उठकर सारा सामान लेकर आओ। शाम को जब मैं खाना बनाने बैठूंगी तो क्या तब तुम्हारा इंतजार करूंगी कि कब तुम बाजार से सामान लेकर आओ, तब मैं खाना तैयार करूं? मैंने उनसे कहा कि अरे, आप उसकी फिक्र मत करिए,
आपके खाना बनाने के टाइम से 2 घंटे पहले ही मैं बाजार के लिए निकल जाऊंगी। लेकिन भाभी ने मेरी एक भी बात नहीं मानी और वो मुझे जबरदस्ती खींचकर उठाने लगी। बोली कि महिमा, तुम बहुत जिद्दी हो गई हो। मैंने कहा, जिद्दी मैं नहीं, आप हो गई हैं। आपको मुझ पर जरा सा भी तरस नहीं आ रहा भाभी? लेकिन भाभी ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और उन्होंने मुझे डांट डपट कर तुरंत ही तैयार करवा दिया। फिर मैंने भाभी से कहा कि एक काम करिए ना, आप ही मेरे साथ बाजार चलिए। वैसे भी सामान बहुत ज़्यादा है, मुझ अकेले के लिए सारा सामान उठाकर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर हम दोनों ननद भाभी साथ में कोई शॉपिंग भी कर लेंगे और आइसक्रीम भी खा लेंगे। बहुत दिन से हम दोनों ने आइसक्रीम भी नहीं खाई है और भैया के लिए भी हम आइसक्रीम खरीद लेंगे। लेकिन भाभी कहने लगी कि अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं तुमसे सामान लाने के लिए कहती ही नहीं। और रही बात सामान के भारी होने की, तो तुम टैक्सी बुक कर लेना और उसे घर तक ही लिए आना। मैंने उनसे कहा कि आपकी तबीयत को क्या हुआ है? तो वो कहने लगे कि बस कुछ नहीं, थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है। मैंने कहा तो फिर ठीक है, मैं आपके लिए सर दर्द की गोली भी ले आऊंगी। भाभी कहने लगी, जब तुम जा पाओगी तब तो लाओगी, सारा टाइम तो बस यहाँ बातों में ही तुम निकाल दे रही हो। इसके बाद मैं तुरंत तैयार हुई और मार्केट के लिए निकल गई। अभी मैं कुछ दूर पहुंची थी कि तभी मुझे अचानक से याद आया कि मैं बाजार से सामान लाने वाली लिस्ट तो घर पर ही भूल आई हूँ। मैंने सोचा कि अभी तो मैं घर से ज़्यादा दूर नहीं आई हूँ, इसीलिए वापस जाकर वो लिस्ट ले आती हूँ। इसके बाद मैं तुरंत ही घर की तरफ मुड़ गई। घर पहुंचने पर मैंने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर तक दरवाज़ा खुला ही नहीं। ये देखकर मैं हैरान हो गई कि अभी तो मैं यहाँ से निकल कर गई हूँ और इतनी जल्दी भाभी आखिर कहाँ चली गईं? मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके सर में दर्द बढ़ गया हो, इसीलिए वो अपने कमरे में जाकर लेट गई हों। मेरी भाभी के कमरे में एक खिड़की लगी हुई थी। मैंने सोचा कि मैं वहाँ से जाकर उन्हें आवाज़ दे देती हूँ, तो वो उठ जाएंगी। इसलिए मैं उनके कमरे की खिड़की के पास पहुँच गई। लेकिन उनकी खिड़की थोड़ा-सा ऊँचाई पर थी, जहाँ पर मुझे उचक कर देखना पड़ रहा था। वो खिड़की बहुत ही हल्की-सी खुली हुई थी। मैंने जब वहाँ से उचक कर झाँकने की कोशिश की, तभी मैंने बहुत ही अजीब चीज़ देखी। मैंने भाभी के बेड के ऊपर ही हिस्से में हलचल देखी। मैं ये देखकर सोच में पड़ गई कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि भूकंप आया है। लेकिन भूकंप आया होता तो मुझे भी महसूस हो रहा होता, लेकिन फिर ये क्या है? मैंने सोचा हो सकता है भाभी कुछ ऐसा काम कर रही हों जिससे बेड का किनारा हिल रहा है। लेकिन मुझे ठीक से अंदर का कुछ भी दिख नहीं रहा था। इसलिए मैं यहाँ-वहाँ देखने लगी कि मुझे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे मैं खिड़की तक पहुँच सकूँ। तभी मेरी नज़र पास ही पड़ी हुई ईंटों पर पड़ी। मैंने उन सभी 4-5 ईंटों को एक के ऊपर एक करके रख दिया और उसके बाद मैं उन पर चढ़कर खिड़की से अंदर झाँकने की कोशिश करने लगी। अभी मैं थोड़ा-सा उचकी ही थी कि तभी मुझे अजीब-सी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। लेकिन क्योंकि खिड़की बहुत हल्की-सी खुली थी और मेरा हाथ उस तक पहुँच तो रहा था, लेकिन वो मुझसे खुल नहीं पा रही थी। इसलिए मुझे अंदर का अभी भी कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर के बाद अचानक मुझे भाभी के कमरे से एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। वो कहने लगा कि अभी भी बहुत सारी किस्तें बाकी हैं, इसीलिए मैं फिर आऊँगा अपनी किस्त को वसूल करने के लिए। लेकिन इस तरह से सारी किस्तें तो मैं अकेले वसूल नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए अगली बार से मैं और किसी को भी ले आऊँगा। उसके बाद उस आदमी ने कुछ बहुत ही बेढंगी सी बातें भाभी से कहीं, जिन्हें सुनकर मुझे बहुत अजीब-सा लगने लगा। अभी भी मैं खिड़की खोल नहीं पा रही थी। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे शायद अब कमरे में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं तुरंत ही मेन गेट की तरफ भागी और जब मैं उधर गई, तो मैंने घर से बाहर एक आदमी को निकलते हुए देखा, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये आदमी कौन है। कुछ देर तो मैं वहाँ खड़े हुए इस सब के बारे में सोचती रही कि आखिर भाभी ये सब क्या कर रही हैं। फिर तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने फिर से दरवाज़ा खटखटाया, तो भाभी ने तुरंत ही दरवाज़ा खोला। वो मुझे देखकर घबरा गईं। वो मुझसे कहने लगीं कि तुम इतनी जल्दी बाज़ार से वापस कैसे आ गईं? मैंने उनसे कहा कि वो मैं सामान वाली लिस्ट तो घर पर ही भूल गई थी। भाभी कहने लगीं, तुम भी ना एक नंबर की भुलक्कड़ हो, हर चीज़ भूल जाती हो। भाभी ने तुरंत मुझे सामान वाली लिस्ट पकड़ाई। मैं जैसे ही वापस जाने लगी,
मैंने फिर पलटकर भाभी से पूछा कि क्या कोई घर पर आया था। मेरे सवाल पर भाभी थोड़ा सकपका गई और कहने लगी, घर पर कौन आएगा, कोई भी तो नहीं आया था, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो। तो मैंने भाभी से कहा कि कुछ नहीं, वो बस मुझे ऐसा लगा इसीलिए। भाभी ने कहा, तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी हो, जाओ जल्दी से सामान लेकर आओ। इसके बाद मैं बाजार में सामान खरीद रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में वही सारी बातें चल रही थी जो मैंने आज सुनी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या था। फिर मुझे यही लगा कि शायद भाभी की पहचान वाला या उनका कोई खास रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए आया होगा, लेकिन वो इस तरह से अपने उस रिश्तेदार को मुझसे छुपा क्यों रही थी। क्या भैया को इस सब के बारे में पता है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं एक दिन सही मौका देखकर अपनी भाभी से इस बारे में बात करूंगी। इधर 2-3 दिन के बाद भैया जब अपने ऑफिस के काम से दूसरे शहर से घर लौट आए तो वो बहुत खुश लग रहे थे। वो हम लोगों से कहने लगे कि तुम्हारी भाभी को पिछली बार मैंने जिस डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने हमें पूरी उम्मीद जताई है कि इस बार तुम्हारी भाभी माँ जरूर बन जाएंगी। भैया के मुंह से ये बात सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। लेकिन अचानक से पायल भाभी पूरी तरह से गुस्से से फट पड़ी। वो भैया से कहने लगी कि लेकिन मैं अभी बच्चा नहीं करना चाहती हूँ। पर भैया कहने लगे कि अभी बच्चा नहीं करना चाहती हो तो कब करोगी? हमारी शादी को कितने साल हो चुके हैं और अभी तक तो तुम ही मुझसे हर रोज इस बात को लेकर झगड़ा करती रहती थी कि मैं तुम्हारा इलाज किसी अच्छे और महंगे डॉक्टर से नहीं करवा रहा हूँ। और अब जब हमें एक अच्छा डॉक्टर मिल गया है जिसने पूरी उम्मीद जताई है कि वो हमारी चीज़ों को ठीक कर देगा और हम जल्द से जल्द माँ बाप बनने का सुख प्राप्त कर सकेंगे, तो अब तुम ये कह रही हो कि तुम माँ नहीं बनना चाहती हो। बड़ी मुश्किल से तो हमें कोई इतना अच्छा डॉक्टर मिला है और तुम हो कि इलाज कराने के लिए इनकार कर रही हो। आखिर क्यों? अब तो भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक होने वाला है। क्या तुम नहीं चाहती कि हमारी भी गृहस्थी आगे बढ़े? अभी तक तो तुम मुझसे हर रोज इस बात को लेकर बहस करती थी कि हमारा परिवार कब पूरा होगा, कब हम भी अपने बच्चों की जिम्मेदारियों को उठाएंगे। इस बात पर भाभी कहने लगी कि आप समझते क्यों नहीं हैं, मैं अभी 1 साल तक बच्चा नहीं कर सकती हूँ। भैया ने कहा कि आखिर क्यों, 1 साल में ऐसा क्या है। इस पर भाभी अचानक ही रोने लगी। मुझे और भैया को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मेरे दिमाग में अभी पिछले दिनों जो भी चीज़ें हुई हैं वो सारी एक साथ घूम गईं। अब मुझे कुछ गड़बड़ सी महसूस होने लगी थी, लेकिन क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि भैया भाभी पर गुस्सा करने लगे और भाभी भी इधर झगड़ा करने लगे, तो कहीं ये मामला हद से ज़्यादा बिगड़ ना जाए। इसलिए मैंने भैया से कहा कि अगर भाभी अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं हैं तो आप उन पर दबाव मत बनाइए। तो भैया कहने लगे, लेकिन मैं भी तो आखिर ये वजह जानूं जो वो अब बच्चे के लिए तैयार नहीं है, जबकि इतने साल से वो मुझे बच्चों की खातिर न जाने कितने ताने देती रही है। भाभी कहने लगी कि वजह कोई भी नहीं है, बस मेरा फिलहाल बच्चे के लिए मन बिल्कुल भी तैयार नहीं है। भाभी का इतना कहना था कि भैया की भी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगे कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरे कोई अरमान नहीं है? मैं भी तो अपने बच्चे को अपनी गोद में खिलाना चाहता हूँ। मैं भी इस समाज के ताने सुन सुनकर बहुत थक चुका हूँ। समाज के और रिश्तेदारों के लोग तो अब ये समझने लगे हैं कि शायद या तो मेरी पत्नी बांझ है या मैं ही नामर्द हूँ, और इसीलिए हमारे घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंज रही है। भैया को ऐसे देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने भैया से कहा कि हो सकता है भाभी अपना इलाज किसी और से करवा रही हूँ और वो आपको सरप्राइज देना चाहती हूँ। मेरी इस बात पर भैया हैरत से भाभी की तरफ देखने लगे, तो भाभी मुझ पर चिल्लाते हुए बोली, महिमा तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने भाभी से कहा कि आपको कुछ भी किसी से छुपाने की ज़रूरत नहीं है भाभी। देखिए, आपका सरप्राइज़ तो वैसे भी भैया को पता चल ही जाना है ना, तो इस सब को छुपाने से फ़ायदा क्या है? आप उन्हें सब कुछ खुलकर बता दीजिए। भाभी कहने लगी कि मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। न जाने तुम क्या अनाप-शनाप बके जा रही हो। भाभी भैया से बोली कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी से भी अपना कोई इलाज नहीं करवा रही हूँ। मैं तो घर से बाहर तक नहीं जाती हूँ, जो मैं कभी किसी से मिलूंगी। भाभी के मुंह से ये बात सुनकर मैं भी दंग रह गई थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि हो सकता है
भाभी किसी से चोरी चुपके अपना इलाज करवा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले भी भाभी कुछ बाबाओं या फिर ओझा पंडितों से अपना इलाज करवाने की कोशिश कर चुकी हैं। लेकिन भैया को ऐसे लोगों पर जरा सा भी विश्वास नहीं है और उन्होंने भाभी को ऐसे लोगों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी थी। तो मुझे बाद में यही लगने लगा कि शायद भाभी को कोई ऐसा इंसान मिल गया हो जो उनकी इस समस्या को दूर कर सकता हो, और इसीलिए वो ना तो इस बारे में भैया को बता रही हैं, ना मुझे, और छुप छुप कर उसे घर बुलाकर अपना इलाज करवा रही हो। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी भैया भाभी से बोले कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर महिमा ऐसा क्यों कह रही है। पायल भाभी कहने लगी कि मुझे नहीं पता कि महिमा को इतनी बड़ी गलतफहमी कहाँ से हो गई। अब तो मैं खुद में ही उलझ कर रह गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब तक जो भी सोच रही थी वो सच्चाई थी या फिर मेरी कोई गलतफहमी। भाभी कहने लगी, महिमा, तुम्हें आखिर ऐसा क्यों लगा कि मैं किसी से अपना इलाज करवा रही हूँ। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी भाभी से क्या कहूँ। क्या मैं उन्हें साफ साफ ये बता दूँ कि मैंने उस दिन क्या क्या देखा था। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठने लगा। मुझे लगने लगा कि कहीं अगर ये मेरी कोई बहुत बड़ी गलतफहमी निकली या फिर सच में भाभी अपना इलाज किसी से करवा रही हों और उन्हें उससे बहुत फ़ायदा मिल रहा हो, और ऐन मौके पर अगर मेरी वजह से भैया को उसके बारे में पता चल गया और भैया ने उस इलाज को बीच में ही बंद करवा दिया और भाभी फिर माँ नहीं बन पाई, तो इस सारी गलती का खामियाजा मुझे ही भुगतना पड़ेगा। मुझे लगने लगा कि मैंने इस वक्त ये बात कहकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं भैया और भाभी के सवालों का क्या जवाब दूं। जब वो दोनों मिलकर बार बार मुझसे पूछने लगे तो मैंने उनसे झूठ कह दिया कि भाभी अपना इलाज आपके बताए हुए डॉक्टर से करवाने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए मैंने ऐसे ही बस ये सोच लिया कि शायद वो किसी और से अपना इलाज करवा रही होंगी, बस, और कोई बात नहीं है। भाभी कहने लगी कि तुम तो सच में पागल हो महिमा। अगर मैं अभी बच्चा पैदा करने के लिए तैयार नहीं हूँ तो क्या तुम इसका मतलब ये निकाल लोगी कि मैं किसी से चोरी चुपके से अपना इलाज करवा रही हूँ। बच्चा ना करने की और भी तो वजह हो सकती हैं। भैया कहने लगे, लेकिन अगर ये वजह नहीं है तो फिर कौन सी वजह है। लेकिन भाभी ने भैया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और वो अपने कमरे में चली गई। भैया बहुत परेशान हो गए थे। मैंने भैया को समझाया कि आप फिक्र मत करिए, इस बारे में मैं तसल्ली से भाभी से बात करूंगी। मेरी बात सुनकर भैया थोड़ा शांत हो गए। 3 दिन के बाद मेरे भैया का जन्मदिन था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनके लिए एक अच्छी सी जीन्स और टी शर्ट ले आती हूँ। इसलिए मैं घर में बिना भाभी को बताए हुए मॉल में खरीदारी करने के लिए चली गई थी। मैंने सोचा कि अगर मैंने भाभी को बताया और गलती से उनके मुंह से ये बात निकल गई तो मेरा तो सारा सरप्राइज ही खराब हो जाएगा। अभी मैं वहाँ पर शॉपिंग कर ही रही थी कि तभी अचानक मुझे एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। तो मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी ज़मीन पर गिरा पड़ा था और वो औरत बहुत घबराई हुई चिल्ला रही थी। शायद उनके साथ में 2-3 गार्ड भी थे। वो लोग भी अजीब तरह से घबराए हुए थे। मैं जैसे ही उनके करीब पहुंची तो मुझे सारा मामला समझते हुए बिल्कुल भी देर ना लगी कि उस बुजुर्ग आदमी को हार्ट अटैक आया हुआ है। वो औरत अपने गार्ड से कह रही थी कि जल्दी से गाड़ी निकालो। मैंने तुरंत ही उस औरत को वहीं रोक दिया। मैंने उससे कहा कि आप पीछे हट जाइए। उस औरत को पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आया। वो मुझे रोकने लगी और कहने लगी कि मुझे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचना होगा। मैंने उसे तुरंत ही समझाया कि हॉस्पिटल यहाँ से काफ़ी दूर है, तब तक कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। इसीलिए फ़िलहाल इमरजेंसी में अभी जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है, हमें वो करना चाहिए। आप मुझे वो शांति से करने दीजिए और पीछे हट जाइए। मैं वहाँ पर और भी जो लोग घेरा लगाकर खड़े थे, सबको वो जगह खाली करने के लिए बोल दिया। उसके बाद मैं तुरंत ही उन अंकल जी को सीपीआर देने लगी। थोड़ी ही देर के बाद अंकल जी को होश आ गया था। वो जैसे ही होश में आए, मैंने उन्हें धीरे से उठाकर बिठाया। मेरे आसपास जितने भी लोग जमा थे, वो मेरे लिए तालियां बजाने लगे और उन अंकल के साथ जो औरत थी, वो मेरा शुक्रिया कहने लगी। वो मेरे आगे हाथ जोड़कर रोकर कहने लगी, अगर आप आज सही वक्त पर नहीं आती, तो शायद मैं अपने पिता को खो देती। मैंने उनसे कहा कि इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो इंसानियत के नाते मेरा फ़र्ज़ है।
इसके बाद मैंने उनसे कहा कि अभी फ़िलहाल तो इन्हें मैंने इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे दिया है, लेकिन अब आपको इन्हें अस्पताल लेकर जाना चाहिए और इनको जो भी ज़रूरी ट्रीटमेंट चाहिए होगा, वो वहाँ पर डॉक्टर करेंगे। उस महिला ने मुझे अपना नाम अनीता बताया। वो मुझसे रिक्वेस्ट करने लगी कि मैं भी उनके साथ हॉस्पिटल चलूँ। उनके बार-बार रिक्वेस्ट करने की वजह से मैं उन्हें मना नहीं कर पाई और उनके साथ अस्पताल पहुँच गई। उसके बाद वहाँ पर उनके पापा का ट्रीटमेंट शुरू हुआ और वहाँ के डॉक्टर ने भी उनसे यही कहा कि सही समय पर उन्हें सीपीआर दे दिया गया, वरना अंकल को जब तक अस्पताल लेकर आया जाता, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती। ये सुनकर उस औरत की आंखों में फिर से आंसू आ गए। वो मेरे पैरों में आकर गिर गई। मैं तो बहुत ही शर्मिंदा हो रही थी। मैंने उन्हें तुरंत उठाकर अपने गले से लगाया। मैंने कहा कि आप ये सब मत करिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये मेरा फ़र्ज़ था। वो कहने लगी कि आज की इस दुनिया में कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन आपने ना सिर्फ़ इंसानियत का नाता निभाया, बल्कि अपने फ़र्ज़ को भी बखूबी पूरा किया है। आपको मैं जितनी बार भी शुक्रिया कहूँ, वो कम ही होगा। वो लोग मुझे किसी बहुत ही अमीर परिवार के लोग लग रहे थे, क्योंकि उनके साथ में 3-4 गार्ड थे। इसके बाद उस औरत ने मुझे अपना नंबर दिया और मुझसे कहा कि तुम्हें कभी भी किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत हो, एक पल के लिए भी मत झिझकना और तुरंत मुझे कॉल कर देना। मैंने उनसे कहा कि जी ठीक है, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अनीता जी बोलीं कि शुक्रिया तो मुझे तुमसे कहना चाहिए, मैं तुम्हारी पूरी ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगी। इसके बाद उन्होंने मुझे फिर अपनी बात दोहराई। वो कहने लगीं कि तुम इस बात का हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें कैसी भी ज़रूरत हो, रुपए पैसे से या कोई भी मदद हो, कभी भी कोई दिक्कत आ जाए, तुम कभी भी मुझसे मदद मांगने में झिझकना नहीं, क्योंकि मैं कितनी बार भी तुम्हारी मदद कर दूंगी, पर तुम्हारा ये एहसान मेरे ऊपर से कभी नहीं उतरेगा, क्योंकि तुमने मेरे पापा को नहीं बचाया, बल्कि मेरी ज़िंदगी को बचाया है। अगर आज मेरे पापा को कुछ हो जाता, तो मैं इस दुनिया में अकेली रह जाती। मैं अनीता जी के शब्दों को समझ रही थी, क्योंकि मुझे इतना तो अब तक समझ में आ रहा था कि वो लोग बहुत ही रसूख वाले लोग हैं और वो मुझे समझाना चाह रही थीं कि अब मेरे साथ उनका साथ है, इसलिए मुझे कभी किसी से डरने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं वहाँ से घर वापस लौट आई थी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि हम सभी लोगों को लगभग जो भी फर्स्ट ट्रीटमेंट के तरीके होते हैं, वो आने चाहिए, क्योंकि ना जाने कब कौन किसके काम आ जाए। सीपीआर देना भी मुझे मेरी फ्रेंड ने सिखाया था, जो कि डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। अगले दिन मैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए घर से निकल गई और भाभी को कहकर गई कि वहीं से मैं अपनी एक सहेली से मिलने के लिए चली जाऊंगी और मुझे घर आते आते शाम हो जाएगी। लेकिन जब मैं अपनी सहेली के घर जाने ही वाली थी, तो उसने मुझे फ़ोन करके पहले ही बता दिया कि आज उसे किसी काम से अपने रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ रहा है। इस वजह से मैं जल्दी ही घर लौट आई। जब मैं घर लौटी तो मैंने आज फिर से उस आदमी को घर के अंदर जाते हुए देखा। मैं उस आदमी के चेहरे को भले ही नहीं पहचानती थी, लेकिन पीछे से मैं उसे पहचानने लगी थी और हैरत तो मुझे इस बात की थी कि आज उसके साथ एक और आदमी भी था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं तुरंत ही वहाँ से भाभी के कमरे की खिड़की के पास पहुँची, लेकिन आज खिड़की पूरी तरह से बंद थी, इसीलिए मुझे कुछ भी ना तो दिखाई दे रहा था, ना सुनाई दे रहा था। मैंने घर के बाहर इंतज़ार करने में ही अपनी भलाई समझी। मैं वहीं पर छुपकर काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही। तकरीबन आधे घंटे के बाद वही आदमी बाहर निकला, जिसके बारे में मैं अभी तक ये सोच रही थी कि वो कोई ओझा या बाबा है, जो भाभी का इलाज कर रहा है। मैंने आज पहली बार उस आदमी की शक्ल देखी थी। वो मुझे देखने में बहुत ज़्यादा उम्र का नहीं लग रहा था। उसकी उम्र तो भैया से लगभग 3 या 4 साल ज़्यादा ही होगी और ना ही उसके पहनावे से कहीं से भी ऐसा झलक रहा था कि वो कोई बाबा है। ये मेरी गलतफ़हमी थी कि वो आदमी भाभी का इलाज कर रहा है, लेकिन फिर वो आदमी कौन है? और वो इस तरह से घर पर बार-बार क्यों आ रहा है? और फिर इसके साथ दूसरा आदमी भी आया है, वो कहाँ है? मैं अभी ये देख रही थी कि शायद अभी थोड़ी देर में दूसरा आदमी बाहर निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो पहला आदमी तो वहाँ से चला गया था और उसके जाने के 1 घंटे के बाद वो दूसरा आदमी बाहर आया। मेरी भाभी उसे बाहर तक छोड़ने आई।
वो आदमी बड़ा ही मुस्कुरा कर मेरी भाभी से बात करने लगा। कहने लगा कि अब तो मैं यहाँ बार-बार आऊँगा। सच में, मैं बहुत खुश हूँ। इस पर मेरी भाभी उस पर थोड़ा-सा चिल्लाते हुए बोली कि मुझसे ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा काम हो गया है ना, तो अब चुपचाप यहाँ से निकल लो। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाभी ये सब क्या कर रही हैं। अब मुझे किसी बहुत बड़ी अनहोनी का अंदेशा होने लगा था कि शायद मेरी भाभी कुछ गलत कर रही हैं। यही सब सोचकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाभी ऐसा काम क्यों कर रही हैं। वो तो मेरे भैया से बहुत प्यार करती हैं। क्या उन्हें मेरे भैया के प्यार की जरा भी परवाह नहीं है? मेरी तो अब घर के अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। मैं बहुत देर वहीं घर के बाहर बैठकर रोती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही कि मैं जो कुछ भी अपनी भाभी के बारे में सोच रही हूँ, वैसा कुछ भी ना निकले। तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं घर के अंदर जाने की हिम्मत जुटा पाई। जैसे ही भाभी ने दरवाज़ा खोला, तो मैंने उनसे चिल्लाकर कहा कि भाभी, आखिर ये सब क्या है? भाभी मुझसे कहने लगीं कि तुम इस तरह से गुस्सा क्यों हो रही हो और किस बारे में मुझसे बात कर रही हो? मैं इससे पहले कि उनसे कुछ भी कहती कि तभी भाभी का मोबाइल बज उठा और वो अपने कमरे में चली गईं। मुझे भाभी पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। मुझसे रहा नहीं गया और मैं भाभी के कमरे के बाहर पहुंची। तभी मैंने भाभी की बातें सुनी। वो रो रो कर किसी से कह रही थीं कि मैं तो इस दलदल में फंसती ही चली जा रही हूँ, लेकिन मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अभी मैं उनकी बातें सुन ही रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, तो सामने खड़े हुए इंसान को देखकर मैं दंग रह गई, क्योंकि वो तो वही आदमी था जिसे मैं अब तक भाभी के साथ देख रही थी। जैसे ही उस आदमी ने मुझे देखा, वो बड़े ही गंदे तरीके से मुस्कुराने लगा और मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। इससे पहले कि मैं उससे कुछ भी पूछती, तभी पीछे से भाभी की आवाज़ आई और वो कहने लगी कि तुम अभी इस वक्त यहाँ पर क्यों आए हुए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? वो आदमी बहुत बुरे तरीके से मुझे धक्का देते हुए घर के अंदर घुस आया। इसके बाद भाभी और उस आदमी की बहस होने लगी। वो आदमी भाभी से बोला कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी ननद भी मुझसे बचने वाली नहीं है। मैंने उस दिन इसकी तस्वीर देखी थी। ये तो वाकई में बहुत सुंदर है। ये तो तस्वीर से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। भाभी उस पर चिल्लाते हुए बोली कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी ननद को इस सब में मत घसीटना, ये सब सिर्फ मुझ तक ही रखना। इस पर वो आदमी कहने लगा कि लेकिन मेरी किस्तें बहुत ज़्यादा हैं, जो अकेले तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसलिए तुम्हारी ननद को भी अब ये सब झेलना ही पड़ेगा। उसके बाद वो मेरी तरफ पलटा और कहने लगा कि तुम तो कोहिनूर का हीरा हो, अब तक तुम्हारी भाभी ने तुम्हें मुझसे छुपा कर रखा था। वो भाभी से बोला कि मैं तो तुझे आज ये कहने आया था कि कल मैं 2 और लोगों को लेकर आऊँगा, इसीलिए तू अच्छे से तैयार रहना। लेकिन अब मैं कल 4 आदमियों को लेकर आऊँगा, क्योंकि अब तो यहाँ पर दूसरा मोती भी मौजूद है। इतना कहकर वो शैतानी हंसी हंसने लगा। मेरी भाभी ने तुरंत उसके गाल पर एक खींचकर तमाचा मारा, जिससे वो बहुत बुरी तरह से बौखला गया और कहने लगा कि तुम्हें ये थप्पड़ बहुत भारी पड़ेगा। अब देखना कि कल मैं अपने आदमियों को यहाँ लाकर तुम लोगों का क्या हाल करूँगा। ये बात सुनकर अचानक ही भाभी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। वो तुरंत कहने लगी कि जब मैंने तुमसे कहा था कि इस सब में मेरे परिवार को मत लाओ, तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? लेकिन उस आदमी का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कहने लगा कि अब या तो मुझे सारा का सारा पैसा कल ही चाहिए, या फिर मुझे ये घर खाली चाहिए। अगर इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर तुम देखना कि मैं तुम दोनों भाभी ननद का क्या हाल करवाता हूँ, और तेरे पति की तो मैं खाल ही उतरवा लूँगा। मैं तुम लोगों के साथ वो करूँगा कि तुम पूरे समाज में कहीं भी मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचोगे, और तेरा पति तो खुद को ख़त्म कर लेगा। इतना कहकर वो वहाँ से तमतमाया हुआ चला गया। मैंने तुरंत ही दरवाज़ा बंद किया। भाभी धड़ाम से सोफे पर बैठ गई और रोने लगी। मैंने भाभी से कहा कि ये क्या हो रहा है? कम से कम अब तो आप मुझे बताइए। इसके बाद भाभी ने मुझे जो कुछ भी बताया, उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ चुके थे। भाभी बोली, दरअसल वो एक बहुत ही पैसे वाला रसूखदार इंसान है, जो लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करता था। भाभी ने कहा कि तुम्हारे भैया ने जब ये बिजनेस संभाला,
तो उस वक्त बिजनेस की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी और जिसको नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए तुम्हारे भैया को लाखों रुपए में ज़रूरत पड़ रही थी। तुम्हारे भैया ने अपने बहुत से रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन हर किसी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। किसी ने भी तुम्हारे भैया की मदद नहीं की। उस वक्त सचिन को इस आदमी के बारे में पता चला कि ये आदमी लोगों को ब्याज पर पैसे देता है और काफ़ी लंबे समय तक की मोहलत भी दे देता है। इसलिए तुम्हारे भैया ने इस आदमी से पैसों की मदद मांगी। शुरुआत में तो इस आदमी ने खुद से ही आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाया था और तुम्हारे भैया को पूरा भरोसा दिया कि वो बहुत ही कम ब्याज की दर में जितना पैसा हम लोगों को चाहिए उतना दे देगा और उसे कोई जल्दबाजी भी नहीं होगी। इसलिए सचिन ने इससे पैसा ले लिया। उसने सचिन से ये भी कहा कि अगर तुम्हारा बिजनेस अच्छा चल निकला तो फिर वो आगे और भी तुम्हारे भैया की बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करेगा और भैया के साथ पार्टनरशिप भी कर लेगा। ये सुनकर सचिन बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि उन्हें तो वैसे भी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए ऐसे ही किसी पार्टनर की ज़रूरत थी। लेकिन जैसे ही तुम्हारे भैया ने पूरा पैसा उठाकर अपने बिजनेस में लगा दिया, उसके 1 महीने के बाद इस आदमी ने अपना रंग बदल दिया और उसने सचिन से पैसों के लिए डिमांड करनी शुरू कर दी। वो आए दिन सचिन को परेशान करने लगा। जब सचिन ने इससे मोहलत मांगी तो इसने ना सिर्फ हम लोगों को घर पर आकर डराया धमकाया, बल्कि ये तो आए दिन अपने आदमियों को लेकर घर आने लगा। एक दिन तो बात इतनी ज़्यादा बिगड़ गई, इसने अपने आदमियों से सचिन की बहुत बुरी तरह से पिटाई भी करवा दी। ये सब देखकर मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आदमी मेरे पति को कोई नुकसान पहुंचा दे। फिर तो मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी। मैं अपने सुहाग को उजड़ते हुए नहीं देख सकती थी। मैं अपने पति को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन इतनी बड़ी रकम का इंतजाम आखिर कैसे होता, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इस सब से निकलने का जरिया सिर्फ ये था कि हमारा बिजनेस जल्द से जल्द अच्छा चल निकलता और उससे होने वाले फायदे से हम धीरे धीरे करके इसका सारा पैसा चुका देते। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती थी कि कारोबार में मुनाफा होने की जगह और भी ज़्यादा घाटा हो गया और उस घाटे को पूरा करने में जितनी भी जमा पूंजी थी वो भी ख़त्म हो गई। साथ ही जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी वो भी बिक गई और इस आदमी के पैसे भी हम सिर्फ 10% ही लौटा पाए। एक दिन जब दरवाजे की घंटी बजी और मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने सचिन की हालत देखकर मैं दंग रह गई थी। सचिन के हाथ पैर सर सब जगह ढेर सारी पट्टियां बंधी हुई थीं और वो बिल्कुल बेहोश हालत में थे। उन्हें ये आदमी अपने आदमियों के साथ लेकर आया। फिर उसने मुझसे कहा कि तेरा सुहाग अब बस कुछ दिन का ही इस दुनिया में मेहमान है, क्योंकि मेरा पैसा खाने वाला आज तक इस धरती पर पैदा नहीं हुआ है। मैं तुम लोगों को 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। अगर 1 हफ्ते में तुम लोगों ने मेरे पैसे नहीं लौटा पाए तो फिर तेरा पति अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मैंने उस आदमी के आगे हाथ जोड़कर कुछ महीनों की मोहलत मांगी तो उसने मुझसे एक पेशकश की कि अगर मैं उसकी इच्छा को पूरा कर दूं तो ये इतनी बड़ी रकम की एक एक किस्त को माफ़ करता चला जाएगा। मेरे पास तो अपने पति की हालत देखने के बाद अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मजबूरन मैंने अपनी इज्जत को दांव पर लगा दिया। मैंने सोचा कि जब मेरा पति ही नहीं बचेगा तो मैं ऐसी इज्जत का क्या करूँगी। मेरा मान सम्मान तो सब कुछ मेरे पति से ही जुड़ा हुआ है और यही सब सोचकर मैंने इसकी बात मान ली। इसके बाद तो इसने सारी हदें ही पार कर दी। पहले तो ये सिर्फ खुद आता था, लेकिन इसके बाद ये अपने पहचान के लोगों को भी लाने लगा। मैं ये सब कुछ सिर्फ यही सोचकर बर्दाश्त करती रही कि ये सब मैं कैसे भी करके अगर झेल लूँगी तो ये मेरे पति को बख्श देगा। लेकिन ये इंसान तो इतना गिरा हुआ निकला, इसने तो तुम पर भी अपनी गलत नज़र डाल दी है और अब ये हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। इतना कहकर भाभी फूट फूट कर रोने लगी। तभी फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई और जब हमने दरवाज़ा खोला तो भैया सामने खड़े थे। उन्होंने जब हम सबकी ऐसी हालत देखी तो वो बुरी तरह से घबरा गए। उसके बाद भाभी ने भैया को सब कुछ बता दिया। ये सब सुनकर भैया तो अपना सर ही पीटने लगे। वो भाभी से कहने लगे कि तुमने ये सब क्या किया? तुमने पहले मुझे इस सब के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे तो अभी तक यही लग रहा था कि शायद उस आदमी को हम लोगों पर दया आ गई है और इसीलिए उसने हमें मोहलत दे दी है। लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ तो मेरी पत्नी ही मेरी इज्जत नीलाम कर रही है।
भाभी कहने लगी कि तुम मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। अगर मैं वो सब नहीं करती तो वो लोग आपकी जान ले लेते और मैं आपको कुछ भी नहीं होने दे सकती हूँ। आज तो वो धमकी देकर गया है, इसलिए अब हमारे आगे इस बात के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है कि अब हम ये घर खाली करके यहाँ से कहीं चले जाएं। भाभी की बात सुनते ही भैया कहने लगे कि तुम ठीक कह रही हो पायल, क्योंकि हम लोग अब उस आदमी का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हम लोग यहाँ रहे तो वो तुम्हें और महिमा को भी नुकसान पहुँचा देगा। मैं अपनी पत्नी की इज्जत को तो खो चुका हूँ, लेकिन अपनी बहन की इज्जत को मैं कुछ नहीं होने दे सकता। इतना कहते ही भैया तुरंत ही खड़े हुए और कहने लगे कि जल्दी से अपना सामान पैक कर लो। तुम लोग हम लोग सुबह तक यहाँ से सारा सामान लेकर निकल जाएंगे। भैया की बात सुनते ही भाभी तुरंत ही सारा सामान समेटने लगी। ये सब देखकर मैं तो दंग रह गई थी। आखिर ये मेरे घर में क्या हो गया था? क्या आज हम सच में अपने घर को छोड़कर चले जाएंगे? वो घर जिसे मेरे पापा ने अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया था, जहाँ मेरी माँ की यादें बसी हुई थीं, जहाँ हम भाई बहनों का बचपन गुजरा है। इस सब से बचने का क्या हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं उस आदमी से डरने वाली नहीं थी। ये बात तो अब मैंने अपने दिल में ठान ली थी। मैंने तुरंत भैया और भाभी को रोक दिया। मैंने उनसे कहा कि हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मेरी इस बात पर वो लोग हैरान हो गए। वो कहने लगे कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर हम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हें पता है ना कि वो हमारे साथ क्या करेगा। मैंने उनसे कहा कि वो जो करेगा सो करेगा, लेकिन मैं उससे डरने वाली नहीं हूँ और अपने घर को मैं बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैंने ये बात गुस्से में बुरी तरह से चिल्लाकर कही। इससे भैया और भाभी अजीब तरह से घबरा कर मुझे देखने लगे। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। पूरी रात मैंने यही सोचने में गुजार दी कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि उस आदमी से अपने परिवार की सुरक्षा कर सकूं। मैं पुलिस में भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि भैया ने मुझे बताया था कि वो आदमी बहुत रसूख वाला है, इसलिए पुलिस भी उससे बहुत डरती है और वो लोग भी उसके खिलाफ नहीं जाते। अगले दिन सुबह सुबह ही वो आदमी अपने आदमियों के साथ हमारे घर पर आ धमका और हमें डराते हुए कहने लगा कि तुम लोगों की हिम्मत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। मुझे तो लगा था कि तुम लोग घर खाली करके यहाँ से अब तक जा चुके होगे, लेकिन तुम तो अभी भी यहीं जमे हुए हो। चलो अच्छा हुआ, अब आएगा असली मज़ा। अब मैं तुम लोगों को जो खेल दिखाऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम लोगों ने किससे मुकाबला करने की सोची है। मैं तुरंत ही उठ खड़ी हुई। मैंने उस आदमी से कहा कि अगर तुम में से किसी ने भी हम लोगों की तरफ एक भी कदम बढ़ाया तो तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मेरी बात सुनकर वो आदमी और उसके साथ आए हुए सारे गुंडे हंसने लगे। कहने लगे कि तो तुम रोकोगी हमें? और फिर वो मेरा मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, ठीक है, चलो रोक कर दिखाओ। उसके बाद उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाना शुरू किया। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगी। मैंने उससे कहा कि मैं कह रही हूँ ना कि मुझसे दूर रहना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस पर वो आदमी मुझसे कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझसे आज तक कोई बच पाया है? आज तक जिसने भी मुझसे पैसे लिए हैं वो मेरा कभी भी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। मैंने सबके साथ वही किया जो तुम लोगों के साथ करने वाला हूँ, और किसी की भी हिम्मत नहीं हुई जो मेरे सामने सर उठा सके। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा करते हुए? वो बहुत ही गंदी हंसी हंसते हुए बोला कि यही तो दिमाग का खेल है। मैं पहले लोगों को अपने झांसे में लेता हूँ, और एक बार वो जैसे ही मेरे कर्ज तले दब जाते हैं, मैं तुरंत ही बाजी पलटकर उनके घर की औरतों के साथ यही कहते हुए वो फिर से एक हैवानी हंसी हंसने लगा। इसके बाद वो जैसे ही तुरंत मेरी तरफ लपका, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी एक बहुत तेज आवाज़ हुई। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वो आवाज़ थप्पड़ की थी, जो उस आदमी के गाल पर पड़ा था, और वो थप्पड़ मारने वाला और कोई नहीं बल्कि अनीता मैडम थी। ये वही अनीता मैडम थी जिनके पापा को मैंने उस दिन मॉल में बचाया था। उन्हें वहां देखकर मेरी जान में जान आ गई थी। अनीता मैडम के साथ उनके पापा और पुलिस भी आई हुई थी। पुलिस ने तुरंत सबको गिरफ्तार कर लिया। अनीता मैडम उस आदमी से कहने लगी कि मुझे तो पहले ही पता था कि तुम एक गिरे हुए इंसान हो, लेकिन इतने समय से मुझे क्योंकि तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सका, बस इसीलिए मैं तुम्हारे साथ घुट घुट कर जी रही थी। वो तुरंत ही अपने पापा की तरफ बढ़ी और कहने लगी, देख लिया पापा, ये है आपकी पसंद।
मैं आपसे रो रो कर कितनी ही मिन्नतें करती रही कि इस आदमी से मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, बल्कि मैं जिसे पसंद करती हूँ, मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं सुनी थी। आप तो बस अपनी बिरादरी के चक्कर में पड़कर मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुल गए। आपको अपनी बेटी की ज़िंदगी से ज़्यादा बिरादरी की फ़िक्र थी। आज आप खुद देख लीजिए, आपकी पसंद का इंसान किस तरह से आपकी नाक कटवा रहा है। जो इज़्ज़त आपने इतने सालों से कमाई हुई थी, उसे वो कैसे खाक में मिला रहा है। अनीता मैडम के मुँह से ये बात सुनकर उनके पापा की नज़र तुरंत ही झुक गई और फिर उन्होंने भी एक थप्पड़ खींचकर उस आदमी के गाल पर दे मारा और पुलिस वालों से कहा कि इसे अभी के अभी यहाँ से लेकर चले जाइए और इसे सख्त से सख्त सज़ा दीजिए। अभी तक जो भी हुआ था, मैडम ने जो कहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। मैं उन्हें हैरानी से देख रही थी। अनीता मैडम समझ गईं कि मैं इतनी उलझी हुई क्यों लग रही हूँ। वो मुझसे कहने लगी, महिमा, ये आदमी मेरा पति है, जिससे मेरे पापा ने अपनी पसंद और इज्जत की खातिर शादी करवा दी थी। पापा इस पर बहुत भरोसा करते थे और इसीलिए पापा ने अपना सारा काम एक उम्र के बाद बहुत ही भरोसे के साथ उसके हाथों में सौंप दिया। ये सोचकर कि जिस तरह से पापा आज तक लोगों का भला करते आए हैं, ये भी ठीक इसी तरह से काम करेगा। लेकिन उसने इस सब का फ़ायदा उठाया। लोगों का भला करने की जगह ये लोगों को ठगने लगा, या यूँ कहें कि अपनी हसरतें पूरी करने लगा। मुझे इसके बारे में कुछ-कुछ बातें पता तो चल रही थीं, लेकिन इसके खिलाफ कभी कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था, जो मैं पापा के सामने इसका असली चेहरा ला पाती। लेकिन आज तुम्हारी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है और आज इसकी एक-एक करतूतों के बारे में पापा के सामने निकल कर आई हैं। आज मैं तुम्हें एक बार फिर से दिल से शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि तुमने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी कैद से आज आज़ादी दिलवा दी है। अनीता मैडम ने तुरंत ही आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया। इसके बाद मैंने अनीता मैडम को वो वीडियो दे दिया जो मैंने थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड किया था, जिसमें उनके पति ने अपनी जो भी करतूतें थीं, उनको खुद ही अपने मुँह से कबूल किया था। अनीता मैडम ने कहा कि मैं ये वीडियो सबूत के तौर पर पुलिस को सौंप दूंगी, ताकि इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा हो जाए। इसके बाद अनीता मैडम वहाँ से चली गईं। मेरे भैया भाभी मुझे हैरत से देख रहे थे। वो कहने लगे, महिमा, आखिर ये सब क्या था। मैंने उन्हें फिर सारी बातें तसल्ली से बताईं कि किस तरह से मैंने मॉल में अनीता मैडम के पापा की जान बचाई थी और वो लोग बहुत रसूख वाले लोग थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे कभी भी किसी तरह की ज़रूरत अगर महसूस हो तो मैं उन्हें फ़ोन कर लूँ। इसीलिए मुझे इस मुसीबत की घड़ी में उनके सिवा और कोई याद नहीं आया और मैंने उन्हें फ़ोन करके अपनी पूरी परेशानी के बारे में सब बता दिया था और वो मौके पर मेरी मदद करने के लिए आ गई थीं। लेकिन देखिए, ये कितना बड़ा इत्तेफाक था कि वो आदमी जिसे वो पकड़वाने आई थीं और कोई नहीं बल्कि उनका ही पति था, जो ना सिर्फ लोगों को ठग रहा था, बल्कि उन लोगों के प्यार और विश्वास को भी ठगता चला आ रहा था। मेरी भाभी ने मुझे तुरंत ही गले से लगा लिया। वो कहने लगी, महिमा, तुम और तुम्हारी समझदारी ने आज हम सबको बहुत बड़ी मुसीबत से निजात दिला दी है। अब सब कुछ शांत हो चुका था। मैंने भैया से कहा कि आप भी भाभी को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि भाभी ने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी जान को बचाने के लिए किया है। मेरी बात को भैया ने भी समझा था और इसीलिए उन्होंने भाभी को माफ़ कर दिया था। 2 महीने के बाद मेरी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी और मुझे आधी सैलरी मिलना भी स्टार्ट हो गई थी। इधर मैंने कुछ पैसों को जोड़कर भैया से एक बार फिर से नए बिजनेस को स्टार्ट करने की रिक्वेस्ट की थी। मेरी बात मानकर भैया ने फिर से अपना काम-काज जमाना शुरू किया और इधर बाकी की सारी जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर उठा ली थी। अब भाभी भी अपना इलाज उन डॉक्टर से करवाने लगी थी, जिनके बारे में भैया बात कर रहे थे। अनीता मैडम के घर जाकर मैंने उनसे उनके पैसों को लेकर बात की कि मैं धीरे-धीरे उनके सारे पैसे लौटा दूँगी। लेकिन मैडम बहुत बड़े दिल वाली निकलीं। उन्होंने कहा कि मैंने उनके लिए अब तक जो कुछ भी किया है, उसके बदले में 50 लाख रुपए जैसी रकम बहुत छोटी है और उन्होंने मेरा पूरा कर्ज माफ़ कर दिया। मैं अपने और अपने परिवार के लिए तो बहुत खुश थी ही, साथ ही अनीता मैडम के लिए भी बहुत खुश थी, क्योंकि उन्होंने उस आदमी को तलाक दे दिया था और आज वो अपने प्यार के साथ जीवन साथी के तौर पर एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हैं। कुछ महीनों के बाद मैं परमानेंट हो गई थी
और धीरे-धीरे भैया का नया बिज़नेस भी ग्रोथ करने लगा था और इधर मेरी भाभी प्रेग्नेंट हो गई थीं। हम सब लोग भी अब बहुत खुश हैं। दोस्तों, बुराई का अंत बुरा ही होता है। इंसान कितना भी गलत रास्ते पर चलकर अपने अरमानों को पूरा करने की कोशिश कर ले, लेकिन एक दिन वो गड्ढे में ज़रूर गिरता है। हमें कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि इंसान होने का फ़र्ज़ हमें सबसे पहले निभाना चाहिए। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे किसी को पसंद करते हैं, तो माँ-बाप को भी अपने बच्चों की पसंद को बिना परखे और बिना पहचाने इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार तो सभी को होता है और हमें ये अधिकार कभी भी किसी से नहीं छीनना चाहिए। अगर हर बार बच्चों के फैसले सही नहीं हो सकते हैं, तो उसी तरह से माँ-बाप का फैसला भी हर बार सही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए इस तरह के फैसले कभी भी जल्दबाजी में ना करें, बल्कि अपने बच्चों की खुशी को सबसे पहले प्राथमिकता दें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।